वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हमारा ऐसे 1 का एग्ज़ाम हुआ है पूरा। अब हम उसकी करेंगे तैयारी, PT1 PT2 की, सॉरी। तो PT2 में पहला पार्ट आपका आएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम को जनता के राष्ट्रपति कहा जाता था। तो जनता के राष्ट्रपति कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानी हर व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है। इस पाठ में हम उनकी कहानी उन्हीं के मुख से सुनेंगे। पहली है, राष्ट्रपति ये थे हमारे, मिसाइल मैन कहलाते थे, डॉक्टर नाम के आगे लगता, वैज्ञानिक जाने माने थे। कौन थे ये? APJ अब्दुल कलाम। तो पहले इसकी रीडिंग करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। मैं यह बहुत गर्व के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरा जीवन किसी के लिए आदर्श बन सकता है, लेकिन जिस तरह मेरी नीयत ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी। जो किसी छोटी सुविधाहीन सामाजिक स्थिति में जी रहा हो, शायद मेरी कहानी उसे निराशा की भावना से मुक्त करने में सहायक हो। अब्दुल कलाम कह रहे हैं ये बात। बच्चों, 15 अक्टूबर 1931 में मेरा जन्म हुआ था, तमिलनाडु के रामेश्वरम में। मेरे गांव का नाम था धनुषकोडी। मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिम्मा था। मेरा पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अबुल कलाम है। अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। मेरे पिता नावें बनाते थे, नाव, और मछुआरों को किराए पर देते थे। हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे और घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता था। मेरे पिताजी की लगन, उनके ऊंचे विचारों और उनकी कर्मठता ने मुझे प्रारंभ से ही अत्यधिक प्रभावित किया, और अपने व्यक्तित्व में ये गुण मैंने आत्मसात भी किए। उनके पिताजी बहुत मेहनती थे, उनकी काम करने में बहुत लगन के साथ करते थे, ऊंचे ऊंचे विचार थे, कर्मठता थी, मेहनत करने की उनके अंदर इच्छा थी। तो ये वाले गुण राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम में भी आए। अपनी माँ के बारे में क्या कहूँ? उनके प्रेम, त्याग और विश्वास ने मुझे सदैव शक्ति दी। उनके प्रति अपनी इन भावनाओं को मैंने अपनी एक कविता में पिरो दिया है, जो मेरी पुस्तक विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। विंग्स ऑन फायर के प्रथम पृष्ठ पर ही मुद्रित है। जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय, आस्था तथा सकारात्मकता, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना चाहिए। किस किस को? दृढ़ निश्चय, आस्था और सकारात्मकता। मतलब मजबूत इरादा। किसी भी काम को करने के लिए यदि कोई हम काम करने जा रहे हैं, उसमें ये संशय नहीं होना चाहिए कि नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, हम परीक्षा में पास होंगे कि नहीं होंगे, तो परीक्षा दें कि नहीं दें, ऐसा नहीं। दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि नहीं, हम पास होंगे ही, और आस्था, विश्वास होना चाहिए कि हाँ, और सकारात्मकता। सकारात्मक मतलब अच्छी सोच, पॉजिटिविटी है। अच्छी सोच होनी चाहिए कि नहीं, पास ही होंगे, गलत नहीं, नेगेटिविटी नहीं होना चाहिए, नकारात्मकता नहीं आना चाहिए। इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझना चाहिए, तभी जीवन में हम सफल हो सकते हैं। उपरोक्त पंक्तियाँ मेरे शिक्षक यादुराई सोलोमन ने मुझसे कही थी। अच्छा, ये जो लाइन 2 लिखी हैं, ये APJ अब्दुल कलाम के गुरु थे, उन्होंने ये पंक्तियाँ कही थी। 5 वर्ष की आयु में मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी आईं कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। इतनी गरीबी आई
कि उन्होंने पेपर तक बेचे। 1958 ईस्वी में मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। मुझे भौतिकी से बहुत प्रेम था और मैं एक पायलट बनना चाहता था, लड़ाकू विमान उड़ाना चाहता था। मैंने उसकी परीक्षा भी पास की, परंतु उन्हें 8 व्यक्तियों को चुनना था और मैं 9वें स्थान पर था। यहीं से मैंने अपनी दिशा बदल दी। मतलब ये पायलट बनना चाहते थे और पायलट के लिए जो पढ़ाई होती है वो इन्हें पढ़ाई की और जो परीक्षा थी वो भी पास की, लेकिन उसमें केवल 8 वो पास हो गए थे, बराबर पास हुए थे। जैसे सब लोग पास हुए थे वैसे वो भी पास हुए थे, लेकिन उसमें जो एडमिशन जो हुआ था तो उनका 9वें नंबर पर एडमिशन हुआ था, हैं। इसलिए उन्होंने क्या बोलते, पास होने के बावजूद भी परीक्षा पास कर ली, लेकिन चुने नहीं गए, वो पायलट नहीं बन पाए। जब तक आप अपना 100% योगदान नहीं देते तब तक आप सफल नहीं हो सकते, और आपके द्वारा दिया गया 100% योगदान आपको कभी असफल नहीं होने देगा। ये बात कही अब्दुल कलाम ने। 1962 ईस्वी में मैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़ा और मैंने परियोजना महानिदेशक का पद संभाला। भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपास्त्र SVL तृतीय बनाया। पृथ्वी और अग्नि जैसे प्रक्षेपास्त्र भी स्वदेशी तकनीक से बनाए। अपने देश को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बनवाने का जो स्वप्न मैंने देखा था वह पूर्ण हुआ। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में अपनी जगह बनाई। अपने देश को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का मेरा सपना पूरा हुआ। बहुत बड़ा है। तो सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ी। मैंने भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता था। अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनने का सपना देखा और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको यह पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकियाँ देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियाँ ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो। खत्म ही हो गया, बता चार्ज ही नहीं है। 4% 5%। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। समय के साथ मेरी जिम्मेदारियां बढ़ीं। पहले भारतीय रक्षा मंत्रालय में मुझे वैज्ञानिक सलाहकार बनाया गया। फिर वर्ष 2002 में देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं राजनीति से अधिक देर तक बंद कर नहीं रह सकता था। अतः वर्ष 2007 में अपने कार्यकाल के समाप्त होते ही मैंने दोबारा राष्ट्रपति न बनने का निर्णय लिया। मैंने सदैव भारत को विश्व में अग्रणी बनाने का स्वप्न देखा था और इसके लिए मैं सदैव दृढ़ प्रतिज्ञ भी रहा। आपको पता होना चाहिए कि आत्मसम्मान हमेशा आत्मनिर्भरता के साथ जुड़ा होता है। मैं भारत को हमेशा आत्मनिर्भर देखने का इच्छुक रहा हूँ। आज हम शक्ति संपन्न हैं तो लोग हमें गीदड़ भभकियों से देकर डरा नहीं सकते। हमारी ठोस उपलब्धियाँ ही हमारी पहचान है। इसलिए जो हमें चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा मत करो, संघर्ष करो।
क्योंकि प्रतीक्षा करने वालों को तो उतना ही हिस्सा मिलता है जितना हिस्सा संघर्ष करने वाले छोड़ देते हैं। अगर आप पढ़ाई करने में कमज़ोर हो अथवा लोग ऐसा समझते हों तो भी हार ना मानो, हर तरह से प्रयास करो। यह भी संभव है कि किसी अन्य क्षेत्र में लगने योग्य बेहतरीन दिमाग तुम्हारे पास हो। एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। मैं भी आपके लिए, अपनी अगली पीढ़ियों के लिए ऐसी किताबें लिखना चाहता था जो हमेशा के लिए प्रेरणादायक बन सकें। मैंने इसके लिए प्रयास भी किया और अनेक पुस्तकें लिखी, जैसे इंडिया 2020, ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया, विंग्स ऑफ फायर आदि। अपने देश भारत में मुझे बहुत सम्मान मिला है। मुझे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे कई सम्मान प्रदान किए गए। अनेकों विश्वविद्यालयों ने मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी। बच्चों, संगीत में मुझे विशेष रुचि है। मुझे कर्नाटक भक्ति संगीत सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। मैं कभी कभी वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। कभी कभी वेन्नई वाद्य बजाता हूँ। बचपन से ही अपने देश की मिली जुली संस्कृति में मुझे बहुत प्रेम रहा है। मैंने गीता का अध्ययन मनन पूरे मनोयोग से किया है। बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान करना मुझे सदैव भाता रहा है। मैं सभी भारतीयों से यही कहना चाहता हूँ कि आत्मविश्वास और कर्मठता हमारी असफलता को जड़ से मिटाने के लिए परमावश्यक औषधियाँ हैं। जय हिंद। तो ये हमने पाठ रीड किया बेटा, है। आप सब लोगों को भी पाठ रीडिंग करना है, पाठ की अच्छे ध्यान से। उसके बाद क्या करना है, रीडिंग करने के बाद आपको चित्र बना, फिर आप एक चित्र बनाएंगे, हैं। होमवर्क में क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। चित्र बनाएंगे ये आप ये मिसाइल का बना लीजिए, क्योंकि अब्दुल कलाम वैसे इनका बना सकते हैं। अब्दुल कलाम आज़ाद का चित्र बना दिए, केवल फेस बना दिए, इतना इतना बना लिए, है ना। ये फेस बना लेंगे तो ये हो जाएगा। तो एक चित्र बनाना है, और ये भी बना सकते हैं, ये, हाँ, ये वाला पूरा चित्र बना सकते हैं। तो अब्दुल कलाम का चित्र, यही वाला चित्र बनाना आपको। उसके बाद फिर क्या करना है, शब्दार्थ लिखना है ना। शब्दार्थ को कैसे लिखना जानते ही हैं। पहले आप ये जो कॉपी में लिखेंगे तो आपकी यदि कॉपी ज़्यादा नहीं भरी होगी, हैं, आधी भरी होगी, तो आधी के बाद पेज मोड़ करके, जैसे क्रॉस करके मोड़ते हैं, कॉर्नर निकाल के ऐसे मोड़ लेंगे। उसके बाद ऐसे, मतलब उसके बाद एक पेज खाली, फिर दोबारा नाम लिखेंगे वहाँ अपना, और ऐसे 2 वाला लिखेंगे, हैं। और उसके बाद पाठ 9 डालेंगे। और यदि कॉपी ज़्यादा भर गई हो, आधी से ज़्यादा भर गई हो, थोड़े से पेज बचे हो, तो एक नई कॉपी बना लेंगे और नई कॉपी में फिर लिखेंगे। क्योंकि ये अब आपको पुराने कॉपी से, पुराने पेज से, पुराने पाठों से कोई मतलब नहीं है। अब उसमें से आपका उसमें फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आएगा ना, ऐसे उसमें आएगा, PT2 में भी नहीं आएगा और उसमें भी नहीं आएगा। तो आपको केवल ये 8 पाठ आएंगे, अगले 9 से लेकर 16 पाठ तक। तो आपको या तो नई कॉपी बनाना तो नई कॉपी बना लीजिए, और नहीं तो यदि ये आधी से कम भरी होगी, आधी भरी होगी, तो फिर आप इसी को मोड़ करके नई कॉपी इसी को बना सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले नाम डाल करके अपना, और ऐसे 2 लिख लेना। और उसके बाद पाठ का नाम, पाठ का नंबर, दिनांक, है। उसके बाद चित्र बनाएंगे, अब्दुल कलाम आज़ाद का ये वाला चित्र बनाएंगे, अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम का ये चित्र बना लेंगे। और यदि इतना पूरा नहीं बन रहा है तो इतना सा भी बना लेंगे, केवल ये इतना चेहरा बना लेंगे। और उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ तो आपको मालूम है, शब्द, एक तरफ शब्द, दूसरी तरफ अर्थ, बीच में लाइन, और फिर उसमें शब्द लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे, फिर शब्द की जगह सांत्वना, अर्थ की जगह दिलासा, इस तरह से लिखना है। तो ये हो गया आपका वो
शब्दार्थ हो जाएगा। अब हम उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, ये बताएंगे। तो डॉक्टर कलाम ने आर्थिक कारणों से मजबूर होकर कौन सा काम किया? मतलब गरीबी से उनका भोजन वोजन नहीं हो पाता था। संयुक्त परिवार था उनका, बड़ा परिवार था। तो यदि भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी तो गरीबी के कारण, या कपड़े या उनकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, तो इससे मजबूर होकर के उन्होंने कौन सा काम किया? समाचार पत्र बेचने का, पढ़ने लिखने का, राष्ट्रपति बनने का। कौन सा काम किया था? समाचार पत्र बेचने का काम किया था उन्होंने, है ना। यहाँ देखो दे रखा है, यहाँ कहाँ पर, कहाँ पर दे रखा है, ये देखो, ये है, ये देखो। कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आईं कि मुझे समाचार पत्र बेचने का काम भी करना पड़ा। पेज नंबर 71 में इस सेकंड पैराग्राफ की तीसरी लाइन, कई बार ऐसी आर्थिक कठिनाइयाँ भी सामने आईं, यहाँ पर है ना। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा है। ये तो आपको खैर उसमें से करना है, वो दिखा रहे थे हम आपको। अब दूसरा है, डॉक्टर कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र। देखो ये रहा, डॉक्टर कलाम का जन्म ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में, है ना। तो तमिलनाडु भरेंगे। तीसरा है, डॉक्टर कलाम की मृत्यु किस आयु में हुई? 84 वर्ष, 85 वर्ष, 86 वर्ष। कब हुई उनकी मृत्यु? ये 84। वे लगभग, इस कर्मयोगी की मृत्यु भी काम करते ही हुई। वे लगभग 84 वर्ष के थे, 84 वर्ष की आयु में। बताओ कब हुआ उनका निधन? जब वो व्याख्यान दे रहे थे, जब भाषण दे रहे थे, उसमें भाषण देते देते उनको अटैक पड़ा और उसमें मृत्यु हुई। तो 84 साल की उम्र थी उनकी, है, 84 ईयर ओल्ड। तो ये हो गया। पहले में हमने किया समाचार पत्र बेचने का, दूसरे में तमिलनाडु, और तीसरे में 84 वर्ष की उम्र में। तो ये हो गए आपके वो उचित विकल्प हैं। तो होमवर्क में क्या क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे, शब्दार्थ लिखेंगे, और ये तो कॉपी में, बुक में ही भरना है उचित विकल्प। तो अब हम मौखिक प्रश्न उत्तर लिखा देंगे आज, और लिखित प्रश्न उत्तर आपको कल लिखाएंगे। ओके। तो मौखिक प्रश्न उत्तर में पहला क्या है? डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? पहले कैसे लिखेंगे? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें, फिर मौखिक, फिर प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न, डॉक्टर कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर देखो, ये है 15 अक्टूबर 1931 को मेरा जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में। तो ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? हम प्रश्न में से ले लेंगे। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। इस तरह से लिखना है। डॉक्टर कलाम का जन्म कब की जगह 15 अक्टूबर 1931, और कहाँ? तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। ठीक है, पहला प्रश्न ये हुआ। दूसरा है, इनके माता पिता का क्या नाम था? डॉक्टर कलाम के माता पिता का क्या नाम था? मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था। ये रहा पेज नंबर 70 पर। ये दूसरा पैरा जो है बच्चों के बाद, जो उसी बच्चों जो लिखा है ना, उसके बाद दूसरी नीचे वाली लाइन जो है वहाँ से, मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माँ का नाम आशिमा था। ठीक, ये हो गया दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। यादुराई सोलोमन कौन थे? यादुराई सोलोमन कौन थे? यादुराई सोलोमन, ये रहे। हाँ, तो तीसरा प्रश्न क्या है? यादुराई सोलोमन कौन थे? यादुराई सोलोमन का प्रश्न है ये, यहाँ देखो,
इसका उत्तर है यादुराई सोलोमन मेरे शिक्षक। तो कौन थे की जगह क्या लिखेंगे हम? उनके गुरु थे, तो हम लिखेंगे प्रश्न में से ही लिख के लिखेंगे यादुराई सोलोमन डॉक्टर कलाम के गुरु थे या शिक्षक थे। डॉक्टर कलाम किस तरह के परिवार में रहते थे? ये देखो, डॉक्टर कलाम संयुक्त परिवार में, हम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। डॉक्टर कलाम एक संयुक्त परिवार में रहते थे। तो क्या ऐसे भी लिख सकते हो, डॉक्टर कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। संयुक्त परिवार जानते हो ना, मिला जुला, जिसमें बाबा दादी चाचा चाची ताऊ ताई सब लोग रहते हैं, पापा मम्मी बहन भाई दीदी भैया सब ऐसे रहते हैं ना, उसको संयुक्त परिवार बोलते हैं। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा, देखो, मैंने पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की, या उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा, प्रश्न में से लेंगे उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा, फिर यहाँ से लेंगे पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से प्राप्त की। ऐसे लिख सकते हैं हम, पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से अपनी शिक्षा दीक्षा आरंभ की, यूँ भी लिख सकते हैं, है ना। मुख्य रूप से क्या लिखना है आपने को? पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा, यहाँ तक प्रश्न में से ले लेंगे, उसके बाद पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से आरंभ की। तो ये हो गए आपके मौखिक प्रश्न, है ना। तो पहले का उत्तर कहाँ हो गया? जन्म कब और कहाँ हुआ? उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ है। दूसरा प्रश्न, उनके माता पिता का क्या नाम था? मेरे पिता का नाम जैनुलाब्दीन और माता का नाम आशिमा था, है दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, यादुराई सोलोमन कौन थे? यादुराई सोलोमन डॉक्टर कलाम के गुरु थे, ऐसे लिख लें। यादुराई सोलोमन प्रश्न में से लेंगे, और कौन की जगह गुरु थे नहीं, लेकिन कौन? यादुराई सोलोमन डॉक्टर कलाम के गुरु थे, हैं। और चौथा, डॉक्टर कलाम किस तरह के परिवार में रहते थे? डॉक्टर कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। किस तरह की जगह? संयुक्त परिवार में। और उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से ग्रहण की। केवल इतना सा, कहाँ की जगह? पंचायत प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम से ग्रहण की। ये आपके मौखिक प्रश्न उत्तर हो गए। बस आज हम इतना ही करेंगे, और उसके बाद फिर कल हम आपको कराएंगे लिखित प्रश्न उत्तर, और ये बाकी पूरी ये एक्सरसाइज कराएंगे, ये भी कराएंगे, ये वर्ण विच्छेद कराएंगे, हैं, पूरा पाठ पूरा कराएंगे। नेक्स्ट पीरियड में आपका ये कराएंगे, हैं। तो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है? चित्र बनाना है, पिक्चर बनाना है अब्दुल कलाम की, ये वाली पिक्चर बनाना है, ये वाली पिक्चर बना लेना है, या ये वाली छोटी वाली बना लो, या बड़ी वाली, पूरी बना पाओ तो पूरी बना लो, नहीं तो ये छोटी सी बना लो, डॉक्टर हैं, इतनी सी पिक्चर बना लेंगे, ठीक है। और शब्दार्थ लिखना है, लाइन खींच के पूरा एक पेज में शब्दार्थ लिखे आएंगे, हैं। शब्द और अर्थ लिख के सुंदर सुंदर, राइटिंग सुंदर होना चाहिए। फिर सही विकल्प तो हमने भरा ही दिए हैं। उसके बाद मौखिक प्रश्न उत्तर लिखने हैं, ठीक है। और एक जो आपकी उसकी वर्क बुक की जो कॉपी है, जो नहीं है, उसकी हिंदी में जो वर्क बुक मिली हुई है, वो कॉपी में एक पेज आपको आज की डेट डाल करके लिखना है ना। ये आपका होमवर्क है आज का। ओके। और राइटिंग सुंदर होना चाहिए। गुड डे।